दोस्तों आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मित्र अनुराग और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोहित शर्मा के एक इंजरी स्केयर के, क्योंकि कल T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है, वी वांट अ कैप्टन टू बी देयर। तो विल टॉक अबाउट कि क्या चीज है क्या नहीं, और सारी जो हमारी कम्युनिटी इससे बहुत कुछ सीख सकती है। लेकिन बिफोर ही मूव ऑन विद द वीडियो, अगर आप में से किसी को पेट का इशू है, IBS है, IBD है या कुछ और इशू है, जैसे इंडाइजेशन होती है, बदहजमी होती है, घर में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, किसी को हाइपरटेंशन है या फिर नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फैट लॉस, प्लीज कॉन्टैक्ट अस यार। एक बात बस और बोलना चाहूंगा इसमें ये कि अगर आपको पेट का इशू है, अगर मेंटली कुछ फील हो रहा हो तो वो नॉर्मल है। पेट के इशू से यहाँ पे कुछ ना कुछ फील जरूर होगा। अब बैक टू द वीडियो। वीडियो का बताता हूँ मैं आइडिया कहाँ से आया। मैं ये न्यूज़ पढ़ रहा था, न्यूज़ आइटम पढ़ रहा था इसकी, तो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का एक आर्टिकल है। इस आर्टिकल में क्या लिखा था, इंडियन क्रिकेट टीम सर्वाइव्ड अ स्केयर अहेड ऑफ T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। ये कल का आर्टिकल है। अगेंस्ट इंग्लैंड स्कीपर रोहित शर्मा सस्टेन्ड अ पावरफुल ब्लो ऑन हिज फोरआर्म ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑन ट्यूसडे। ठीक है, एंड द कैप्टन वाज अटेम्प्टिंग अ पुल शॉट एंड मिस्ड द बॉल, वाज विजिबली इन प्लेन आफ्टर अप्लाइंग आइस पैक ऑन द इंजर्ड आर्म एंड रेस्टिंग फॉर अ व्हाइल। रोहित रिज्यूम ट्रेनिंग। अब मेरी प्रॉब्लम पता कहाँ से शुरू होती है? मेरी प्रॉब्लम शुरू होती है आइसिंग से। आइसिंग इंजरीज को नहीं करनी चाहिए। बोल्ड स्टेटमेंट टू मेक। मैंने काफी बार बना चुका हूं। अब आप बोलोगे भाई वो इंडियन क्रिकेट टीम है, वहां पे उनके फिजियोज हैं, सब कुछ है, जब वो आइसिंग करने को बोल रहे हैं, तुम कौन हो भाई? कहां से आते हो और कैसे कुछ भी बोल देते हो? लेकिन जो इस चैनल के लॉन्ग टर्म सब्सक्राइबर्स हैं उनको इतना तो पता है मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलूंगा। तो आइए मैं अपना पक्ष पेश करता हूं, एट द सेम टाइम मेंटेनिंग द स्टैंस कि आपको अपनी इंजरीज को आइस बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो जाते हैं 1978 में एक भाई साहब थे जिनका नाम है, और जो इस डिस्कशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर गेब मर्किन। डॉक्टर गेब मर्किन ने एक किताब लिखी थी, द स्पोर्ट्स मेडिसिन बुक। उस किताब में फर्स्ट टाइम आइसिंग का मेंशन हुआ था फॉर इंजरीज, और पूरा जो प्रोटोकॉल था डॉक्टर साहब का वो था रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। तो सब एक्सप्लेनेटरी है, आइसिंग वाला पार्ट यहाँ पे वो सब ठीक है। उसके बाद रॉकी की मूवीज हो गई, स्पोर्ट्स मूवीज हो गई, दुनिया भर के लॉकर रूम्स हो गए, हर जगह भर भर के लोगों ने आइस पैक्स यूज करना शुरू किए। इंजरीज हुई, आइस पैक। मम्मी ने मारा आइस पैक, पापा ने बेल्ट से मारा आइस पैक, लेकिन नॉट द बेस्ट वे। अब 2014 में जो हमारे डॉक्टर साहब हैं, मिस्टर गेब मर्किन, उन्होंने खुद आके पता क्या बोला? इन्होंने कहा भाई आइसिंग मैंने बात तो बोली थी, लेकिन आप आइसिंग करना बंद करो, क्योंकि ना ही आइसिंग इंजरीज में हेल्प करती है। ये हो सकता है कि जो रिकवरी प्रोसेस है, रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है, उसको ये काफी स्लो कर दे। लेकिन मैक्सिमम लोग रिसर्च पेपर्स पढ़ते नहीं है, तो पहली की जो किताब में बात आ गई, लेकिन बात की बात अभी तक नहीं है। और मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसलिए अभी तक आइसिंग करते हैं। तो रोहित शर्मा ने किया अभी रिसेंटली, तो अच्छे खासे लेवल पे कर रहे हैं। अब मैं और एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आइसिंग बेसिकली आपकी इंजरीज को करती क्या। एक और रीजन है जिसकी वजह से जो आइसिंग बहुत पॉपुलर है, वो इसलिए क्योंकि आइसिंग जो है वो जो इंजरी है, इंजरी का पेन हल्का सा कम कर देती है, लेकिन रिकवरी में हेल्प नहीं करती। जो पहले जानते ये हैं कि मान के चलिए से रोहित शर्मा को अभी प्रैक्टिस में बॉल लगी, तो बॉडी के अंदर क्या क्या हुआ। जब एक इंजरी होती है तो जो हिस्टामीन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और जब हिस्टामीन, अभी मैं एग्जैक्ट हिस्टामीन की बायोकेमिस्ट्री में जाना इस वीडियो के स्कोप के बाहर होगा, लेकिन अभी मान के चलिए हिस्टामीन एक कुछ दे समथिंग कॉल्ड हिस्टामीन, जो कि एक्चुअली कंपाउंड है जो इंजरी के रिस्पॉन्स में रिलीज होता है। अब जब हिस्टामीन रिलीज हुआ तो टिश्यूज स्वेल करके, स्वेलिंग उसी से होती है। तो जब स्वेलिंग हुई तो हमारे डिफेंडर्स होते हैं, उनको मैक्रोफेजेस बोलते हैं। मैक्रोफेजेस बेसिकली स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो जिनकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये डिटेक्ट करते हैं और मारते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो देखो बॉडी बहुत स्मार्ट है। और जब ये मैक्रोफेजेस आते हैं उसका कुछ ग्रोथ फैक्टर्स भी रिक्रूट होते हैं। जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो हमारी रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोग ग्रोथ हार्मोन्स लेते हैं, IGF-1 लेते हैं, कुछ चीजें, लेकिन ये ग्रोथ फैक्टर्स हमारी बॉडी नेचुरली रिक्रूट करती है। अब मैंने इस चैनल पे एंडोथेलियम लेयर की बहुत बड़ी बात की है, तो एंडोथेलियम सेल्स भी होते हैं। तो मान के चलिए जो हमारे ग्रोथ फैक्टर्स है, इन सब चीजों को और इनके भाई बंधुओं को इकट्ठा करके पूरा रिकंस्ट्रक्शन, रिकवरी प्रोसेस शुरू करती है। लेकिन अब आपने इसके ऊपर आइसिंग कर दी तो ये सारा प्रोसेस बहुत स्लो हो गया और ऑलमोस्ट रुक गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक थोड़ा सा और लिटरेचर है जो कि मैं पेश करता हूँ। तो ये एक 2011 की स्टडी है जिसमें ये देखा गया था कि वो लोग जिन्होंने अपने काफ मसल्स को जो टॉर्न थे, और उनमें 2 ग्रुप थे, एक ने डायरेक्टली आइसिंग की, एक ने नहीं की। तो जिन्होंने आइसिंग की उनको खास फर्क पड़ा नहीं, और ऐसा नहीं हो कि वो जल्दी फील्ड पे वापस आ गए। उसके बाद एक 2012 की स्टडी है, इसमें ये था कि जो एथलीट्स हैं जिन्होंने अपनी इंजरीज को आइस किया, आफ्टर वर्कआउट और समथिंग, थोड़ा ज्यादा टाइम लगा उनको वापस फील्ड पे आने के लिए। और एक ये ना एक बहुत ही अच्छी स्टडी थी 2015 में।
इसमें क्या था, इसमें ये चीज थी कि जो लिफ्टर्स थे जो रूटीनली आइस यूज करते थे अपने सोर मसल्स पे, उन दे डेवलप लाइक लेस एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, साइज देन पीपल हु कुडंट। तो ये जो सारी पहली स्टडीज थी, पुरानी स्टडीज थी, इन्होंने किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया था कि ये बेसिकली आइसिंग कुछ तो कर रही है खराब, लेकिन कैसे कर रही है। तो रिसेंटली एक जापानी स्टडी हुई, इसमें उन लोगों ने क्या किया, कुछ चूहे लोगों को लिया। तो एक कोब यूनिवर्सिटी है, कोब या कोबी यूनिवर्सिटी, अब जैसे ही बोलना पसंद करें, तो वहां पे उन्होंने कुछ चूहों को लिया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करने के लिए। वैसे आई बी फर्स्ट टू टेल यू कि जरूरी नहीं कि जो चीज एनिमल स्टडीज में आए वो ह्यूमन स्टडीज में भी ट्रांसलेट हो, लेकिन फॉर रेफरेंस बात करते हैं कि उसमें हुआ क्या स्टडी में। तो स्टडी में ये था कि इन लोगों को, जैसे चूहों को कुछ इलेक्ट्रिसिटी देके एक वर्कआउट स्टिमुलेट किया गया था ताकि बॉडी में एग्जैक्टली वही फटीग हो जो वर्कआउट के बाद होती है। तो आधे चूहों को हमने दिया आइस ट्रीटमेंट, आधों को नहीं दिया। तो देखा ये गया बाई सेकंड और बाई थर्ड डे जो रिकवरी थी, जिनको नॉन आइसर्स थे उनकी ज्यादा बेटर रिकवरी हुई, और जो काम जो आइसिंग ग्रुप को 7 दिन लग गए करते करते, वो नॉन आइसिंग ग्रुप वालों ने 3 दिन में ही कर दिया। तो इतनी आइसिंग ने एक्चुअली रिकवरी हिंडर करी। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी हमारा क्या है कि अगर आपको इंजरी होती है तो आइसिंग डेफिनेटली नहीं करनी है। जो बाकी 2 चीजें हैं राइस प्रोटोकॉल की, रेस्ट, कंप्रेशन, एलिवेशन, वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। और जैसे कुछ मेडिसिन आती हैं जिनको NSAIDs बोला जाता है, नॉन स्टेरॉइड्स एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। तो अगेन एंटी इन्फ्लेमेटरी, पहले हम ध्यान रखें कि इन्फ्लेमेशन प्रोसेस है वो हीलिंग का प्रोसेस है। तो अगर आपको बहुत जरूरी नहीं है इस टाइप की ड्रग्स लेने की तो डोंट टेक इट, क्योंकि कुछ लोगों को होता है बहुत दिन का जिम जाते हैं तो बहुत पेन करने लगता है, देन दे टेक NSAIDs। कुछ लोग रूटीन में लग जाते हैं, दैट इज अ बैड प्रोसेस, क्योंकि उससे जो इंजरी हुई है दैट इज गोइंग टू टेक लाइक फॉरएवर टू हील। Guys, I hope you learned something from the video. I'll see you next time. Till then, bye.